देखिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर मार्ग के महत्व को बताइए। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में जो स्वेज नहर मार्ग का इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो हमें मालूम है कि स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर से लेकर के लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, और यह मार्ग बहुत ही पुरानी यानी दुनिया के बीचों बीच से होकर के जाता है। इसका संपर्क सीधे विश्व के अधिकतर भागों से है। ठीक है, विश्व के लगभग सभी भागों से इस स्वेज नहर का संपर्क है और इससे विश्व का लगभग 15% व्यापार होता है। पूरे विश्व में जितना व्यापार होता है इसी मार्गों से लगभग 15% यानी 15% होता है। दूसरी बात अगर कहें तो यह नहर यूरोप के औद्योगिक और एशिया के विकासशील देशों के बीच में संपर्क को स्थापित करती है। यानी यूरोप महादेश के जो औद्योगिक क्षेत्र है और एशिया महादेश के जो विकासशील देश है, इन देशों के बीच में संपर्क स्थापित करवाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है। इस नहर के निर्माण से पहले यूरोप से एशिया आने वाले जहाज़ों को दक्षिणी केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन जब इस मार्ग का निर्माण हो गया तो उत्तर पश्चिम यूरोप और एशिया के बीच की दूरी जो है 8,000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, और इस नहर का सबसे अधिक भाग जो है लाभ किसको जाता है? ग्रेट ब्रिटेन देश को जाता है। इस नहर का सबसे ज़्यादा लाभ अगर उठाने वाला देश है तो वो कौन है? ग्रेट ब्रिटेन। क्योंकि इसके निर्माण में ग्रेट ब्रिटेन का संबंध भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से हुआ है। मतलब इसके निर्माण में ब्रिटेन का संबंध किससे? भारत से हो गया, यानी भारत से कनेक्ट हो गया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी देशों से मिलकर के कंडक्ट हो गई। इसलिए सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है तो किस देश को मिलता है? ग्रेट ब्रिटेन को। ठीक है, ग्रेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में धान के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दें। यानी कि हमारे भारत देश में धान के उत्पादन कहाँ कहाँ होते हैं और इसका किस प्रकार खेती किस जगह पर होती है, इसके वितरण का चर्चा करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धान उत्पादक देश है। यानी पूरे विश्व में अगर धान उत्पादक में सबसे अग्रणी देश है तो वो है चीन, और दूसरे नंबर पे कौन आता है? अपना देश भारत। ठीक है, धान की खेती भारत की कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग में की जाती है। यानी पूरे भारतवर्ष में जितने भी कृषि भूमि है उन पूरे कृषि भूमि में से 1/4 भाग जो है उतना खेती धान की जाती है। यह देश के 3/4 लोगों का प्रमुख खाद्यान्न है। यानी कि पूरे देश में अगर जितनी जनसंख्या, इन सभी जनसंख्याओं का लगभग 75% जो है उसका प्रमुख खाद्यान्न क्या है? धान है। ठीक है, अब इसके लिए कैसी जलवायु, कैसी मतलब मौसम होना चाहिए? तो सबसे पहले धान जो है ये किस प्रकार का फसल है? उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाली फसल है। ठीक है, धान जो है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाली फसल है। इसको बोने के समय में कम से कम 20 सेंटीग्रेड तापमान होनी चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होनी चाहिए, और पकते समय कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना जरूरी होता है। ठीक है, धान के खेत में कई महीनों तक पानी भरा रहना बहुत ही जरूरी होता है। इसकी खेती के लिए कम से कम 75 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आदर्श वर्षा होनी चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं जब हमें धान की खेती करनी होती है तो धान की खेती के लिए मिनिमम हमको 75 सेंटीमीटर क्या चाहिए? वर्षा चाहिए, और अधिकतम 200 सेंटीमीटर तक बारिश की आवश्यकता होती है, जिसे आदर्श बारिश के नाम से भी जाना जाता है। धान की खेती के लिए केवाल या फिर चिकनी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बना करके धान की खेती होती है। अगर कहीं पहाड़ी ढाल वाली ज़मीन है तो वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत बना करके एक के ऊपर एक बना हुआ खेत होता है, वहाँ पे भी धान की खेती होती है। धान की रोपनी, कटाई और चावल की तैयारी में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। यानी चाहे धान की कटाई करनी हो या धान की रोपनी करनी हो या फिर उसको चावल तैयार करना हो, उनमें लोगों की, मजदूरों की संख्या अधिक लगती है। जहाँ ये दशाएं सभी उपलब्ध होता है वहाँ चावल की गहन कृषि की जाती है। यहाँ इस सारी चीज़ें अगर जब उपलब्ध नहीं होती है तो वहाँ पे धान की गहन कृषि नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं।
कि धान की खेती भारत में प्रायः सभी भागों में की जाती है, भारत के लगभग सभी भागों में, लेकिन इसका प्रधान उत्पादक देश का पूर्वी भाग ही है। यानी पूरे भारत में तो की जाती है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो है भारत के पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है। भारत का मध्यवर्ती या निचला मैदान, असम घाटी, पूर्वी मैदान और डेल्टा में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। और देश का 90% चावल कौन कौन देता है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। यानी इन सभी राज्यों से पूरे भारतवर्ष में अगर चावल 100 कुंटल मान लो कि मतलब उपलब्ध होता है, उनमें से 90 कुंटल इसी सब राज्यों से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है। और इन सभी क्षेत्रों में चावल की उत्पादन की उपयुक्त भौगोलिक दशाएं अच्छी पाई जाती है, जिस वजह से यहाँ पे चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्यों के आधार पर शहरों का वर्गीकरण की, यानी किसी भी काम के आधार पर जो शहरों का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हमें बताना है। तो हमारा सबसे पहले जानेंगे कि शहर में क्या क्या कार्य होते हैं और उसी कार्य के अनुसार शहर को भी विभाजन किया गया है, क्योंकि सभी शहर में सभी तरह के कार्य नहीं होते। तो आंसर देखेंगे, प्रमुख या विशिष्ट कार्यों के आधार पर भारत के नगरों और कस्बों को विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया गया, अर्थात बांटा गया है। पहला, प्रशासनिक कस्बे और नगर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज होता है, तो इसमें बांटा गया है। तो प्रशासनिक नगर के मुख्यालय के रूप में विकसित नगरों को प्रशासनिक नगर कहा जाता है। यानी प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में विकसित जो नगर होते हैं उसे ही प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे चंडीगढ़ हो गया, नई दिल्ली है, भोपाल, शिलोंग, ऐसे ये सभी नगर हैं जो प्रशासनिक कस्बे और नगर के रूप में। तो देखिए बता रहे थे औद्योगिक नगर, तो औद्योगिक नगर जो होता है जिसे हम इंडस्ट्रियल टाउन कहते हैं, वैसा नगर जहाँ पे उद्योगों को मतलब उद्योग अधिक है और वैसे नगरों के प्रेरक शक्ति के रूप में होते हैं। जैसे मुंबई में अधिकतर उद्योग है, सेलम है, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, इन सभी को औद्योगिक नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उद्योगों की संख्या अधिक है। ठीक है। अगला, परिवहन नगर होते हैं, जिसे ट्रांसपोर्ट टाउन कहा जाता है। परिवहन नगर को ट्रांसपोर्ट टाउन भी कहा जाता है। ये नगर मुख्य रूप से आयात और निर्यात के गतिविधियों का लिप्त पतन हो सकते हैं, जैसे कांडला, कोच्चि, कलिकट, विशाखापट्टनम, ये सभी जो है परिवहन नगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर जिसे हम कॉमर्शियल टाउन कहते हैं, व्यापार में विशिष्टता प्राप्त करने वाले कस्बे और नगर को इसी वर्ग में शामिल किया गया है। जैसे आगरा है, मुगलसराय, इटारसी, कटनी, ये सभी क्षेत्र व्यापारिक नगर के रूप में जाने जाते हैं। अगला है खनन नगर, जिसे माइनिंग टाउन्स कहा जाता है। रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली, वहाँ खनन उद्योग विकसित है। यानी कि रानीगंज में जैसे है कोयला का क्षेत्र है, रानीगंज में कोयला का क्षेत्र। झरिया जो झारखंड में पड़ता है, ये भी कोयला क्षेत्र है। डिगबोई असम में तेल क्षेत्र है। अंकलेश्वर गुजरात का ये तेल क्षेत्र है। सिंगरौली, ये सभी जो है यहाँ पे खनन करके वहाँ से उद्योगों से प्राप्त किए जाते हैं तत्व को। तो इस प्रकार से ये खनन नगर कहलाते हैं। अगला होता है छावनी नगर, यानी कैंटोनमेंट टाउन। कैंटोनमेंट टाउन जैसे दानापुर, लखनऊ, अम्बाला, जालंधर, महू, मेरठ, कैंट इत्यादि, ये सभी सैनिकों की रखने की सुविधा है, जहाँ पे सैनिक रखा जाता है। भारतीय सैनिक जितने भी है उनको दानापुर दानापुर या लखनऊ है, अम्बाला, जालंधर, ये सभी जहाँ पे सैनिकों को रखा जाता है तो उसे छावनी कहा जाता है, इसीलिए से छावनी नगर के नाम से जानते हैं। अगला होता है शैक्षिक नगर, जिसे कहते हैं एजुकेशनल टाउन। एजुकेशनल टाउन जैसे रुड़की, आप लोगों ने नाम सुने होंगे रुड़की का, जहाँ पे ये आईआईटी के लिए प्रसिद्ध है रुड़की। ठीक है। तो रुड़की जो है आईआईटी के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी पढ़ने के लिए, अलीगढ़, पिलानी, ये सभी शिक्षा से संबंधित नगर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शैक्षिक नगर कहा जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर किसको कहते हैं? तब तो वाराणसी हो गया, मथुरा, अमृतसर, आबू, जैसे आप देवघर के झारखंड कह लें,
है ना, झारखंड का देवघर। तो ये सभी क्या है, धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक नगर बसे हुए हैं, जो कि लोग इस जगह पर जाकर के अपनी धार्मिक मान्यताओं को पूरा करते हैं। अगला होता है पर्यटन नगर, जिसे टूरिस्ट टाउन भी कहा जाता है। ठीक है, टूरिस्ट टाउन भी कहा जाता है। तो पर्यटन मतलब जहाँ हम लोग घूमने के पर्पज से, जहाँ पे लोग बाहर से कई जगहों से आते हैं घूमने के लिए, वैसे अगर नगर है तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्यटन टाउन कहते हैं, या टूरिस्ट टाउन कहते हैं, पर्यटन नगर कहते हैं। नैनीताल हो गया, मंसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, उडम मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से भी जानते हैं, माउंट आबू। यहाँ पर गर्मियों में लोग का आना जाना अधिक होता है। यहाँ पे गर्मी के दिनों में, क्योंकि ये ठंडक प्रदेश है, इस ठंडक प्रदेश में नाम सुने होंगे, जब गर्मी का मौसम आता है ना, कहाँ लोग घूमने के लिए जाता है, तो शिमला, क्योंकि वो शिमला बहुत अच्छा ठंडक प्रदेश है, वहाँ की जलवायु बिल्कुल ठंडी होती है, जिस वजह से लोग वहाँ पे गर्मी के दिनों में घूमने के लिए आते हैं। तो विशेषकर नगर भी महानगरों के रूप में विकसित होने के बाद बहुत कार्यात्मक बन जाते हैं, और तब इसके उद्योग, व्यापार, प्रशासन आदि कार्यों के प्रमुख रूप से। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रवास से आप क्या समझते हैं? आंतरिक प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो आंतरिक प्रवास क्या होता है? जनसंख्या के जब आवास प्रवास या फिर आगमन या प्रवसन से तात्पर्य मानव समूह अथवा व्यक्ति के भौगोलिक स्थानों के संबंध में जो परिवर्तन होता है, इसे ही हम प्रवास के रूप में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवसन एक प्रकार से भौगोलिक परिवर्तन जिसमें रहने और पहुंचने का स्थान बदला जाता है। ठीक है, इसमें प्रवास और अप्रवास, ठीक है, आवास और प्रवास अस्थायी होता है। जैसे डेविड हीर, एक ज्योग्राफिस्ट थे डेविड हीर, इनके अनुसार अपने सामान्य निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना, इसे स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे जे बोग के अनुसार जो है, वो प्रवास के बारे में बताते हैं कि प्रवास शब्द आवास के उन परिवर्तनों के लिए आरक्षित होता है जो किसी व्यक्ति के समुदाय के संबंधों को पूर्ण रूपेण परिवर्तन और पूर्ण सामंजस्य संबंधित होता है। E.S. ली के अनुसार स्थानांतरण अस्थायी आवास परिवर्तन है, इसमें दूरी का अधिक महत्व नहीं होता है। ठीक है, जब मनुष्य अपने प्रदेश या देश से अन्य स्थानों पर या फिर अन्य देशों में जाकर के वो बस जाते हैं, तो वो प्रवासी कहलाता है। अर्थात यहाँ से जब हम किसी अन्य राज्य या अन्य किसी देश में जाकर बस जाते हैं, तो वहाँ के लिए हम प्रवासी कहलाएंगे, या किसी दूसरे देश या किसी दूसरे राज्य से आकर हमारे राज्य या हमारे देश के अंदर बसते हैं, यहाँ पे अपने जीवन निर्मित करने लगते हैं, तो वो प्रवासी कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मानो बिहार से मुंबई या चेन्नई जाकर के बस गया हो, तो लोग मुंबई के लिए वो अप्रवासी होंगे, लेकिन बिहार के लिए वह प्रवासी माने जाए। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन एक गांव या नगर से दूसरे गांव या नगर काम करने के लिए जाएंगे, तो उन्हें दैनिक प्रवासी कहा जाता है। जो डेली जाता है, आज यहाँ से हम डेली अगर अपने डिस्ट्रिक्ट से, बांका डिस्ट्रिक्ट से हम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट डेली काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम प्रवासी नहीं बल्कि उसे दैनिक प्रवासी कहेंगे। ठीक है, अब प्रवास के इसका कारण क्या है कि लोगों को प्रवास करना पड़ता है? तो प्रवास के कई कारण हैं। ठीक है, जिनमें से मुख्य रूप से हम पहला कारक देखते हैं, भौतिक कारण। ठीक है, तो भौतिक कारणों के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जलवायु के संबंधी परिवर्तन, कुछ जलवायु में परिवर्तन के कारण लोग एक जगह से छोड़ करके दूसरे जगह जाके प्रवास कर जाते हैं। कहीं भूकंप के कारण, ज्वालामुखी के कारण, हिरोशिमा की घटना बढ़ना के कारण, मतलब हिमराशियों का घटना बढ़ना जो होता है, मिट्टी का उपजाऊ होना, समुद्र तटों का जन्मजन तथा निम्नजन होना, इस सभी कारणों से क्या होते हैं, प्रवास करते हैं। हमारे देश में अधिक गर्मी से बचने के लिए दक्षिण से उत्तर की ओर लोग प्रवास करते हैं, और गर्मी समाप्त होते ही पुनः लोग अपने स्थानों पर फिर वापस आ जाते हैं ठंडी वाले प्रदेश में। बाढ़ से भी क्या होता है, अधिक संख्या में लोग प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब बाढ़ आता है तो बाढ़ वाले क्षेत्रों से उबर करके ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत रोजगार, कृषि उद्योग, परिवहन, व्यापार, ये सभी शामिल किया गया है।
लोगों के पास अगर यदि कृषि नहीं है, रोजगार नहीं है, उद्योग नहीं है, परिवहन नहीं है, व्यापार नहीं है, तो उसके पास आर्थिक कर्मी तो आएगी ही। लोग कमाने के लिए बड़ी संख्या में गांव से शहर की ओर चले जाते हैं, और व्यापारी भी व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये किसके कारण? आर्थिक कमी के कारण। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी। धार्मिक कारणों से भी बड़ी संख्या में प्रवास होता है। जैसे 1947 में भारत विभाजन के समय उत्पन्न स्थिति कारण हिंदू भारत आए और मुस्लिम पाकिस्तान भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे, तो ये भी धार्मिक कारण है। ठीक है। अगला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है? तो राजनीतिक और जातीय दंगों के कारण लोग जो है अपने घरों को छोड़ करके सुरक्षित स्थानों को प्रवास कर जाते हैं। ठीक है।